जय हिंद। आज के इस क्लास में पढ़ना है न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम। उसमें हम संवेग के बारे में हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो इसका टॉपिक नहीं है, इसके बाद का है, ठीक है। तीन नियम था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। किसका? न्यूटन का। और किसके संबंध में? गति के संबंध में। अब इसकी बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम का। तो न्यूटन के याद रखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारते हैं तो वो भी मारेगा। आई बात समझ में? आज का तो कलयुग हो गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यानी किसी वस्तु पर क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं, तो वो हमें विपरीत दिशा में क्या देती है? रिएक्शन देती है, यानी क्या करती है? विपरीत दिशा में अपना उत्तर देती है। जैसे कि हम बताएं अभी, जैसे कि रॉकेट वॉकेट होता है, तो रॉकेट क्या होता है? उड़ता है, लेकिन कैसे? वो क्या होता है? अपना प्रेशर किस पे दबाता है? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी भी प्रेशर करती है, ये नहीं कि उठ के पृथ्वी ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा नहीं, ठीक है। वो क्या करती है? वो भी बल लगाती है अपने हिसाब से, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? रॉकेट ऊपर चला जाता है वो, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल आप बताएं। और याद रखिएगा इसमें जो होता है, कि जो डायरेक्शन होता है वो सेम नहीं होता, विपरीत होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बोर्ड को धक्का लगा रहे हैं, ऐसे गिर जाएगी, चलो दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है? दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। आई बात समझ में? जब एक्शन रिएक्शन की बात आती है तो दिशाएं क्या होती है? विपरीत होती है। मान लीजिए हम बोर्ड पे लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हमको इधर का लगाएगा, हम किसको लगाएगा? इधर का, अंदर की ओर का। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही। अब उसके बाद जैसे हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर क्या करता है? हवा को देखते हैं, हवा वो उड़ता कैसे है? हवा को अपने एरिया के आसपास के हवा को क्या करता है? कम करता है, जिसके कारण नीचे प्रेशर होता है, उसके कारण वो उड़ जाता है। जहाज में देखे होंगे इधर का तो जो गोल गोल बना होता है ना, वो क्या करता है? हवा को पीछे ढकेलने का काम करता है। आई बात समझ में? उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, बाद में बताएंगे। इंजन, हाँ, उसमें इंजन ही रहता है, लेकिन वो इंजन हवा के वेग को पीछे फेंकता है। आई बात समझ में? जिसके कारण प्रेशर हटता है, हवा का दाब बढ़ता है और वो क्या होता है? आगे भागने लगता है। और हम लोग का पृथ्वी पे चलना, हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं तो क्या करते हैं? आगे की ओर इसको क्या पीछे की ओर धक्का देते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। अगर सोचिए हम लोग आगे नहीं बढ़ने के लिए क्या करें? हम अगर यहीं पे खड़े रहे, अगर कोई भी वो ना करे, धक्का न दे, तो हम लोग आगे जा ही नहीं सकते, ठीक। अगर वही बालू पे हम लोग चलते हैं तो बालू पे चलते हैं तो काहे नहीं तेज चल पाते हैं? क्योंकि हाँ, बालू एक ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। आई बात समझ? मतलब एक तरह से कहा जाए कि उतना सॉलिड नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसके कारण हम बालू पे अच्छे से चल नहीं पाते हैं। और एक कारण भी है, घर्षण भी एक कारण है। घर्षण के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बात करते हैं किस चीज़ का, कि जो घोड़ा होता है, घोड़े को देखें, घोड़ा क्या करता है? गाड़ी को खींचता है ना, तो घोड़ा भी क्या करता है? हमारी तरह ही वो क्या करता है? हम लोगों की तरह आगे की ओर खींचता है, ठीक है। आई बात समझ में? ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए इसके बाद आता है, देखिए संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। दोनों एक ही होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से समझिए ये होता क्या है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु विस्थापित नहीं होती, या कह सकते हैं कि वो अपनी दिशा को बदलती नहीं है, यानी उसका संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। आई बात समझ में? जैसे कि दीवार है, दीवार को हम ऐसे कितना भी ढकेले, ये अपने जगह पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अपने किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो यह एक प्रकार का क्या काम कर रहा है? संवेग संरक्षण का कार्य कर रहा है। आई बात समझ में? यानी ये इसकी स्थिति कैसी है? स्थिर है, यानी उसी तरह रुकी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? अब उसके बाद अगर कोई वस्तु किसी वस्तु से टकराती है, ठीक है, तो वस्तु का दो वेग होता है और उसमें दो संवेग भी होंगे। अगर मान लीजिए एक वस्तु P1 होगी, ठीक है, तो उसका संवेग P1 होगा, ठीक है। तो P1 के लिए क्या हो जाएगा? m1 v1, अरे m1 u1। m1 का मतलब क्या? उसका द्रव्यमान, और u का मतलब हम बताए थे प्रारंभिक वेग। यानी अगर वो पहले टकराएगी थी, पूरा क्या हो जाएगा? समझ लीजिए प्रारंभिक वेग। लास्ट में अगर टकराएगी दूसरी वस्तु, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ठीक है टकराएगी या रुकेगी जो भी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? P2 बराबर m1 v1, इधर m2 v2। आएगा समझ में? दो वस्तुएं अलग अलग, ठीक है ना।
m1 m2 अलग अलग वस्तु है या अलग अलग द्रव्यमान है, v1 v2 क्या है, दो अलग अलग वेग है। कौन सा वेग, अंतिम वेग, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक फार्मूला बनेगा कि टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद का कुल संवेग। अब टक्कर के पहले क्या था, टक्कर के पहले क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान m1 ही रहेगा और उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u1, और दूसरी वस्तु का उसी में दूसरी वस्तु का m2 u2। अब वही टकराने के बाद अगर कहेगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी अगर टकरा जाए, हम दीवार से टकरा जाए, चाहे दीवार तो हमसे टकराएगी नहीं, हम दीवार से टकरा रहे तो जैसा था वैसा ही रहेगा। टक्कर के बाद का संवेग और पहले का संवेग दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर।